चुनावों से पहले छापेमारी पार्ट 2 हुई है, जहां आज आपको रिपोर्ट जो हम दिखाने वाले हैं वो 150 करोड़ की छापेमारी की है, जिन्हें गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन भी कम पड़ गई जया। वहीं इस छापेमारी को लेकर सियासत भी गर्म है, क्योंकि जिस इत्र व्यापारी के घर छापेमारी हुई उसे अखिलेश यादव का करीबी बताया जा रहा है, इसलिए भाजपा जमकर निशाना साध रही है। इत्र व्यापारी के घर टैक्स चोरी की दुर्गंध। सर कितनी मशीनें टोटल अंदर जा चुकी हैं? कन्नौज से कानपुर तक पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी। चुनाव से पहले छापेमारी पार्ट 2। 9 नवंबर को सपा दफ्तर से अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। दावा था कि इस इत्र में समाजवाद की खुशबू हो, लेकिन अब इत्र व्यापारी पीयूष जैन पूरे फंस गए। आयकर विभाग की टीम ने जब उनके घर पर छापेमारी की तो करीब 150 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, जांच अभी जारी है। कन्नौज से लेकर कानपुर तक जिस पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे पड़े, वहां नोट गिनने के लिए समय और मशीनें दोनों कम पड़ गए। शाम होते होते जब नोटों की गिनती खत्म हुई तो 40 से ज्यादा बक्सों में भरकर उसे कंटेनर में रखवाया गया। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ। मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला? अरे उनसे क्या, तमाम बिजनेसमैन इस देश के, अडानी क्या डाल दो 100 अरब मिल जाएगा। कुछ दिन पहले लखनऊ से मऊ तक सपा नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। तब भी मामला गर्म हुआ था। एक बार फिर सपा नेता के करीबी के ठिकाने पर छापा पड़ा। और आज 25 दिसंबर है, यानी आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसे लेकर भाजपा कई बड़े कार्यक्रम करेगी। जहां दिल्ली में उनके स्मारक पर प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति कोविंद होंगे, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचेंगे। तो वहीं आज लखनऊ में योगी सरकार अटल जयंती पर प्रदेश के युवाओं को मुफ्त मोबाइल फोन और टैबलेट बांटने वाली है। मोबाइल और टैबलेट वितरण का ये कार्यक्रम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसके तहत पहले चरण में छात्रों को मोबाइल और टैबलेट बांटे जाएंगे। इसमें पूरे प्रदेश के हर जिले से छात्र छात्राओं को शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी सरकार 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त में मोबाइल और टैबलेट बांटने वाली है, जिसके तहत पहले चरण में 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट बांटे जाएंगे। और इसके अलावा सीएम योगी आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर भी जाएंगे और यहां पर पीएम 3 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें सांस्कृतिक भवन का निर्माण है, पार्क है और लाइब्रेरी भी शामिल है। इन तीनों योजनाओं को यमुना किनारे मूर्त रूप दिया जाएगा। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में पिछले 6 महीने से ज्यादा के वक्त से आंदोलन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अब काफी राहत मिली है। योगी सरकार ने आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों को लेकर बड़ा फैसला किया और अब यूपी सरकार आंदोलन कर रहे 69,000 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के मुताबिक 28 दिसंबर तक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा और 29 दिसंबर को परीक्षण के बाद 30 दिसंबर को चयन सूची भी जारी हो जाएगी। तो खबर ये है कि 6 जनवरी 2022 तक सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, 17,000 पदों पर नई भर्ती का भी आश्वासन दिया गया है।
अगर 2022 चुनाव के लिहाज से देखें तो इस मुद्दे पर लखनऊ में लंबे वक्त से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें विपक्ष ने न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि लगातार सरकार पर इस मसले पर सवाल भी खड़े करते रहे। लेकिन अब ये बड़ा दांव काफी राहत देने वाला है। तो जया, जहां चुनावों का समय है, ऐसे में शिक्षक भर्ती पर यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है और सरकार की कोशिश यह है कि कोई भी वर्ग ऐसा ना हो जो कि नाराज हो, जिसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़े। बिल्कुल, लेकिन अब ये बड़ा फैसला होगा शिक्षक भर्ती के लिए। ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का 6000 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू और 28 दिसंबर तक तैयारी होगी अभ्यर्थियों की लिस्ट और 29 दिसंबर को परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा 30 दिसंबर को चयन सूची भी आ जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को समाजवादी पार्टी संघर्ष के सामने झुकना ही पड़ा। समाजवादी लोग हमेशा समाज में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए समाज में संघर्ष करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अंततः सरकार को उनकी आवाज के आगे झुकना ही पड़ता है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कहूंगा, जो पुलिस द्वारा अपने अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई थी, उन्होंने जो इतने दिन तक कष्ट झेला है, अब उत्तर प्रदेश की सरकार को उन अभ्यर्थियों से माफी मांगनी चाहिए। और चलिए जया, अब दर्शकों को खबरें दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में। शाहजहांपुर में साइकिल वितरण कार्यक्रम में लाभार्थी लड़कियों ने किया हंगामा। घंटों खड़ा रहने के बाद भी नहीं दी गई साइकिल। कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। पूर्व सपा सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा और एसपीआरएलडी की रैलियों में भीड़ देखकर घबराई भाजपा। हार से बचने के लिए चुनाव टल सकती है बीजेपी। मैनपुरी में शुक्रवार को भाजपा ने निकाली जन विश्वास यात्रा। सांसद गीता शाक्य ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा अखिलेश की मानसिक स्थिति खराब है। शुक्रवार को बहराइच में भाजपा ने निकाली जन विश्वास यात्रा। सांसद बृजभूषण सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा सीएम योगी पर नहीं कोई दाग, अखिलेश पर दाग ही दाग है। प्रयागराज में शुक्रवार को बसपा ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर किए तीखे हमले। महंगाई और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। और बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर से रूबरू दर्शकों को कराते हैं लखनऊ से खबर, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी हो रही है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही शादियों के लिए भी गाइडलाइन है। शादी में अब 200 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। प्रशासन से ये अनुमति लेनी होगी। तो जहां वायरस का संक्रमण अब बढ़ता नजर आ रहा है, इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू आज से उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है। तो जहां फेस्टिवल का, सेलिब्रेशन का समय है, आज क्रिसमस है, क्रिसमस और न्यू ईयर पर लोग अमूमन ज्यादा गैदरिंग करते हैं, ज्यादा तादाद में इकट्ठा होते हैं, जगह जगह पर इवेंट्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में भीड़ से संक्रमण ज्यादा ना फैले, इस बाबत प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत आज रात 11 बजे से कल सुबह 12 बजे तक और टिल ये नए साल तक इसी तरह गाइडलाइन अभी तक जारी रहेगी। हालांकि अगले आदेश तक ये सभी नियम लागू रहने वाले हैं। तो आज से कर्फ्यू शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दौरान अननेसेसरली यानी कि बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलना, बाहर निकलना मनाही है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम जो होंगे शादी के, उस बाबत भी अब संख्या तय कर दी गई है। 200 लोग ही मात्र शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। तीसरी लहर की आहट, फरवरी में आएगी असली आफत।
सावधान, वक्त है, संभल जाओ। दूसरी लहर में भारी पड़ी थी लापरवाही, क्या फिर होगी तबाही? पहली और दूसरी लहर का तांडव अगर लोग भूल गए हैं तो आज इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि देश में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसके लिए नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिम्मेदार होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो रिसर्चर और शोधकर्ता कह रहे हैं जो वक्त रहते संभल जाने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में ये अनुमान जताया है 3 फरवरी को कोरोना केस पीक पर होंगे। इस बात का खुलासा आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम के नेतृत्व में अभी तक के मामलों की समीक्षा में किया गया है। अध्ययन में महामारी की पहली 2 लहरों के डेटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया गया है। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने, ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। शोधकर्ताओं की रिपोर्ट कहती है दुनिया भर के ट्रेंड को देखते हुए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत में दिसंबर मध्य से तीसरी लहर का पूर्वानुमान करती है, जो कि फरवरी की शुरुआत में पीक पर होगी। रिसर्चर्स की टीम ने गॉसियन मिक्सचर्स मॉडल नाम के स्टैटिकल टूल का इस्तेमाल किया है। अब डर की बात यह है कि अगर कोरोना फरवरी में पीक पर होगा तो फरवरी में ही यूपी विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में हालत बिगड़ी तो कैसे संभलेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 362 हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब दूसरी लहर की चेतावनी दी जा रही थी तब भी लोग ऐसे इसे हल्के में ले रहे थे, और फिर क्या हुआ सबने देखा। पूरी हेल्थ व्यवस्था चरमरा कर ढह गई। ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को तड़पते देखा। ऐसे में वो तस्वीर दोबारा ना देखनी पड़े, इसलिए वक्त रहते संभलना होगा, क्योंकि इस बार अगर अनहोनी हुई तो अनर्थ हो जाएगा, और फिर जो नुकसान होगा उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या वक्त रहते प्रशासन संभलेगा, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगे हैं, जबकि हम नाइट कर्फ्यू के कवच में ही खुद को महफूज समझ रहे हैं। जबकि सच ये है कि हर तरफ भीड़ लगी है, बाजारों में भीड़ है, मॉल में भीड़ है, रैलियों में भीड़ है। अब डर इस बात का है कि ये भीड़ देश की रीढ़ न तोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब खतरा बढ़ते जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब वक्त हो चुका है एबीपी गंगा के खास शो क्या चल रहा है का, और ऐसे में प्रतापगढ़ में क्या चल रहा है ये जानेंगे। बिल्कुल, और ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता मनोज त्रिपाठी पहुंचे हैं चाय की दुकान पर। मनोज ने यहाँ चाय की चुस्की के साथ लोगों की राय जानी है, आइए देखते हैं। समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ विधानसभा के ट्रेजरी चौराहे पर चाय की दुकान पर, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? विंध्येश्वरी प्रसाद तिवारी। विंध्येश्वरी जी, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, जो देश में और क्षेत्र में विकास हो रहा उसके मुद्दे पे वोट करूंगा। किस तरह का विकास हो रहा है? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंदुत्व,
के पे जो विकास हो रहा है और सभी वर्गों को लेकर जो सरकार चल रही है वो बहुत सराहनीय कदम है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को वोट करेंगे और सरकार पुनः बनेगी। हर तरीके से जनता परेशान है। इस महंगाई से त्रस्त होकर के हम लोग, जो अखिलेश की पहले सरकार थी वो उससे अच्छी थी, हम लोग अखिलेश को वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। भाजपा की सरकार को इस बार हम वोट नहीं देंगे, भाजपा को इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हमारे समाजवादी ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, समाजवादी अखिलेश यादव एक बेहतर जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, पुराना उनका जो कार्यकाल। बेहतर मुख्यमंत्री तो मायावती भी रही हैं। नहीं, मायावती से ज़्यादा बढ़िया इन्होंने विकास किया है। इन्होंने पूरा देखिए प्रदेश में जगह जगह जो है ढेर सारी योजनाएं अखिलेश यादव जी की जो है चल रही, जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाया। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है और अब्दुल्ला जी किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मैं रोजगार पे दूंगा, मुद्दे पे देना चाहता हूं। अगर इस सरकार में आज देखा जाए तो इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगा गया है तो युवा ठगा गया है। युवा को 4 करोड़ नौकरी का वादा करके युवाओं को बेवकूफ़ बनाया गया है। ना कोई वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ भी रही है उसका पेपर लीक कर दिया जा रहा है। क्या चल रहा है दिमाग में, किस मुद्दे पर मतदान होगा? विकास के मुद्दे पर मतदान करूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 साल हो गया इनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। विकास के मुद्दे पे एकदम फेल हैं। समाजवादी पार्टी का मेडिकल कॉलेज का प्रतापगढ़ का शिलान्यास हुआ, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना। सभी जगहों पे जितनी भी सड़कें आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है जो बनी हुई है। मैं तो कहीं ऐसा नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी का कोई पदाधिकारी हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक मतदाता हूँ। मतदाता के रूप में आप देख लीजिए डीजल और पेट्रोल का दाम 100 के पार चला गया था। इन्होंने वैट कम करके डीजल को 87 रुपये और पेट्रोल को 96 रुपये किया है। आप गैस का देखेंगे रेट तो 970 रुपये हो गया। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया। इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा बचा हुआ है हिंदू मुसलमान का, कश्मीर का, और कोई मुद्दा इनके पास बचा हुआ नहीं है। आप ये जान लीजिए। तो आपने देखा कि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे हैं। मनोज त्रिपाठी, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। तो जया, सभी को अपने नेता और पार्टी चुनने के लिए अलग अलग तर्क और कारण देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर भी प्रतापगढ़ में यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ महंगाई का मुद्दा भी हावी होता दिख रहा है।